आज हम अपना ये चौथा प्रश्न पढ़ें जिसमें लिखा गया पहले ही आयत की लंबाई। हमें यहाँ आयत की लंबाई लिख के दे रहा है जिसकी लंबाई 50 मीटर है, और फिर अगले क्रम में यहाँ लिख रहा है इसी आयत का क्षेत्रफल जो है वह 300 मीटर वर्ग है। 300 मीटर वर्ग है। चलिए हम ऐसा लिख लेते हैं। कह रहा है यहाँ चौड़ाई ज्ञात करो। बेटा देखो, हमें यहाँ चौड़ाई ज्ञात करना है। लंबाई हमारे पास है, क्षेत्रफल हमारे पास है। कल हमने पढ़ा था कि क्षेत्रफल जो हमारा होता है उसका सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। हमने अपने इस क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा था, ये हमें याद होना चाहिए। अब जब हमने ये पढ़ा था लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात जो ये हमारा गुणन है 300, इसमें लंबाई के साथ चौड़ाई का भी गुणा है। और इसी को सरल करने के लिए हम जब लिखते हैं आयत की चौड़ाई बराबर, तो हम इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं जो हमारा आधार सूत्र है मेन। और नहीं तो इसके लिए हम फिर लिखते हैं चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई। क्षेत्रफल बटा लंबाई। और फिर हम यहाँ साथ में लिखते हैं 300 मीटर वर्ग बटा 50। और अब तो हम सरल ही कर सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 5 एक का 5। अब 5 का पहाड़ा 30 में पढ़ो, कितना होगा? 5 छक 30। इस प्रकार जो हमारा एक चित्र है इसकी चौड़ाई 6 मीटर हो जाएगी। हमारे इस बाग की लंबाई 6 मीटर होगी। ये आयताकार बाग है, हम यहाँ लिख सकते हैं बाग की चौड़ाई बराबर 6 मीटर। और फिर इस प्रकार हमें ये हल हमारा मिल जाएगा। ठीक बेटा, ये अगला हमारा। और इसी प्रकार जो अभी हम तुम लोगों से पूछ रहे थे, तुम्हारा 5वां प्रश्न, अभी तुम्हें यहाँ तो बोर्ड का पूरा चित्र नहीं दिखता है, लेकिन हम तुम्हारे लिए एक चित्र बनाते हैं। ध्यान देना, हम लोग जो पढ़ रहे हैं 5वां सवाल है। प्रश्न, एक भूखंड आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई लिख रहा है। अब हम यहाँ लिखते हैं 5वां सवाल अपना 5, भूखंड की लंबाई और हम लंबाई लिख लेते हैं 500 मीटर। और कॉमा लगा के हम चौड़ाई भी लिख लेते हैं, जो इसकी चौड़ाई है 200 मीटर। 200 मीटर। क्या इस पर हमें टाइल्स लगवाना है? हमें क्या निकालना है? टाइल्स का खर्च लिख रहा है ₹8 प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन अब हमें यहाँ अभी हमने तुमसे लोगों से पूछा बेटा कि ये टाइल्स कहाँ लगेगी। हम एक छोटा सा चित्र बनाते हैं। हम लोग घरों में रहते हैं, माना कि ये हमारा घर है, हमारा रूम है, और भूखंड में भी वैसा ही होता है।
अगर हमारा घर है, हमारा रूम है, और इस क्रम से जब हम इसे देखते हैं, यहाँ पर हमारे घरों की दीवारें होती हैं। अब ये तुम लोग बता सकते हो, ये दीवारें हैं जो ऊंचाई पर जाती हैं, फिर इसके ऊपर छत लगा होता है। अब बता सकते हो कि ये हमारे घरों में जो फर्श पर पत्थर या टाइल्स लगे होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं? इस किनारे किनारे दीवारों पर, या हमारे इस भाग में फर्श पर? बोलो बेटा, कहाँ लगा होता है? इस दीवारों पर लगा होता है, जो दीवार की लंबाई होती है या चौड़ाई होती है, या इस बीच में जहां हमने इन बिंदुओं को डॉट दिया है, यहाँ पर लगी होती है। कहा ना, बोलो बेटा। बीच में लगा होता है बेटा। बहुत अच्छा। ये जो हमारा हिस्सा है, जहां ये टाइल्स लगी होती है, ध्यान देना, ये जो हमारा हिस्सा है, जिसको हम फर्श कहते हैं, ये जो हिस्सा हमारा है बेटा, हमेशा के लिए क्षेत्रफल होता है। अगर हम अपना यहाँ पर हमारा कोई काम शुरू होगा या प्रारंभ होगा, कोई करना चाहेगा, तो ये क्षेत्रफल होगा। लेकिन अगर दीवारों पर कोई दीवार बना रहा है, इस पर बाउंड्री लगा रहा है, इस पर बाड़ लगा रहा है, तब वो परिमाप होगा। क्षेत्रफल क्या होता है? इस हमारी बंद आकृति का आंतरिक भाग, जहां पर हम कुछ कर सकते हैं। परिमाप पर हम केवल दौड़ सकते हैं। हमारे हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो हमारा परिमाप है, ये हमारी परिमाप केवल 4 दीवारी है, जहां पर हम अपना सीमांकन कर सकते हैं। हम अपना सीमांकन कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी करना होगा उसके अंदर क्षेत्रफल पर हमारे क्रियाकलाप होंगे। जैसे खेलना हुआ, हम लोग खेल के मैदान में जाते हैं, खेल के मैदान की बाउंड्री होती है, लेकिन हम खेलते अंदर हैं। अंदर खेलने का तात्पर्य है हम क्षेत्रफल पर खेलते हैं। हम अपने क्षेत्रफल पर जो कुछ भी कर, परिमाप एक 4 दीवारी है, जहां हम केवल दौड़ सकते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए बाड़ बना सकते हैं, कोई अंदर न घुसे। जैसे हमारे घर की बाहरी दीवारें हमारे लिए 4 दीवारी का कार्य करती है। तो टाइल्स हमारा क्षेत्रफल है। तो पहले हम अपने भूखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि टाइल्स इन्हीं भूखंडों में लगेंगी, अलग से तो लगेंगी नहीं। तो हम पहले अपने इस भूखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। हाँ, एक यहाँ मिस किया गया था, प्रति 100 मीटर स्क्वायर है। अब यहां लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल, और भूखंड का क्षेत्रफल हमारी टाइल्स के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और इसका सूत्र हम लोग पढ़े हैं। ये भूखंड लंबाई 500 मीटर, चौड़ाई 200 मीटर, इसलिए ये कैसा है? आयताकार है कि वर्गाकार है? ये लंबाई चौड़ाई अलग है, तो ये आयताकार है। सूत्र होगा लंबाई गुणे चौड़ाई 500 गुणे 200 मीटर वर्ग। और फिर हम तो गुणा ऐसे करेंगे, 2 शून्य यहाँ से, 2 शून्य यहाँ से, हमने 4 शून्य लिख लिया, और 2 को 5 से गुणा कर दिया। ये आ गया हमारा 1,00,000 मीटर स्क्वायर। और इस क्रम में जो भूखंड का क्षेत्रफल है, यही टाइल्स का भी क्षेत्रफल हुआ, क्योंकि इसी भूखंड में टाइल्स का प्रयोग किया जाएगा। टाइल्स का प्रयोग किया जाएगा। और यहां लिख रहा है खर्च कितना है?
₹8 प्रति 100 स्क्वायर मीटर। तो टाइल्स का यहाँ हम लिख लेंगे, टाइल्स का खर्च, टाइल्स का खर्च। इसके लिखने के हमारे पास दो साधार हैं। अगर हम इसको ऐसा ही लिखते हैं तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, गुणे 8/100 मीटर। अब ये मीटर स्क्वायर खत्म हो जाएगा और यहाँ इसका मूल्यांकन रुपयों में हो जाएगा। यहाँ एक शून्य कम है, चलिए एक शून्य कम है तो हमने यहाँ लिखकर एक शून्य बढ़ा दिया। और अब इसको सरल कर लो, 2 शून्य यहाँ से इरेज कर दिया और अब 8 से गुणा कर दो। 8 शून्यम शून्य, 8 शून्यम शून्य और 8 एकम 8। इस प्रकार हमारे इस टाइल्स का जो खर्च होगा वो 8,000 होगा। कितना होगा? 8,000। लेकिन हमारे पास सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है कि हमें गणना क्या करनी है, यहाँ परिमाप पर गणना होगी या क्षेत्रफल पर। हमें अपने इन तथ्यों को बराबर ध्यान देते रहना है और ये हमारे प्रश्न ही हमें बता सकते हैं। हमारे प्रश्न ही हमें बता सकते हैं कि हमें क्या करना है। इस प्रकार हमने अभ्यास किया और ठीक इसी तरह हम लोग अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जो हमारा 6वां प्रश्न है, यहाँ पर मेज की माप दी गई है और उसमें हमें क्षेत्रफल निकालना है। वहां कुछ नहीं है, जैसे हमारा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, इसी को हम लिखेंगे 1.50। यहां से 1.50 लिखकर इतना ही परिवर्तन होगा। मेज की ऊपरी पृष्ठ की माप 2 मीटर गुणे 1.5 मीटर, जो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, ये हमारे लिए 1.5 मीटर होगी। और फिर हम यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और ऐसा ही हमारा 7वां भी है, हमें यहाँ पर यही इकाई फिर चेंज करनी पड़ेगी, जो मीटर और सेंटीमीटर है। हमने इकाई परिवर्तन सीख लिया है। 3 मीटर 50 सेंटीमीटर को लिखेंगे 3.5। या हम अभी इसे तुम्हें ऐसे भी समझा सकते हैं। चलो 1 मिनट के लिए हम इसका अभ्यास कर लेते हैं, इसको इरेज करके। तो जब हम यहाँ पढ़ते हैं, जैसे हम 7वां सवाल प्रश्न का अभ्यास कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है कमरे की लंबाई 4 मीटर। 7वां प्रश्न है, कमरे की लंबाई यहाँ लिखा है और फिर हम लंबाई लिख लेंगे 4 मीटर बराबर 4 मीटर, कॉमा आगे लिखते हैं चौड़ाई बराबर 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। और इसको हमने परिवर्तन करना सीख लिया है कि सेंटीमीटर 100वां होता है, हम लिखेंगे 3.50। अब देखो ये 10वां और ये 100वां, फिर यहाँ लिख दिया हमने मीटर। इतना ही परिवर्तन हमें करना है और फिर हम कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। आखिर पूछ रहा है इस कमरे पर गलीचे से ढकना है। ध्यान देना बेटा, कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी। अब यहां लिखेंगे कमरे की फर्श
अभी हम लोग पर गलीचे का या गलीचे की माप, जो हम माप ही लिखते हैं, क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, गलीचे की माप। अभी हम केवल इतने पर ही विचार करते हैं। इसको अगर हम अपने घरों में पढ़ रहे तो बहुत आसान है। हमारे घरों में गलीचे की जगह पर चटाइयां होंगी, हम उनका उपयोग अपनी फर्श पर बिछाने के लिए करते हैं। तो अब बिछाते हैं फर्श पर, तो हमारी चटाई कहाँ बिछती है? ये जो गलीचा है या जो हमारी चटाई है, ये हमारे कमरे की फर्श के क्षेत्रफल पर जाती है। तो हमें यहाँ, क्योंकि हमें कमरे की फर्श को ढकना है, तो कमरे की फर्श का क्षेत्रफल ही गलीचे की माप या गलीचे का क्षेत्रफल होगा। हम यहाँ लिख सकते हैं कमरे का की फर्श का क्षेत्रफल बराबर गलीचे की, हम यहाँ माप भी लिख सकते हैं या क्षेत्रफल, क्योंकि गलीचा भी क्षेत्रफल पर ही प्रयोग होगा। और कमरे के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और फिर हम यहाँ लिख लेंगे गलीचे का क्षेत्रफल, गलीचे का क्षेत्रफल, लंबाई 4 मीटर गुणे चौड़ाई 3.50, आगे मीटर का स्क्वायर, और गुना कर लो। 0 4 5 20 2 4 3 12 2 14। इस प्रकार हमें गणना में मिल गया कि जो हमारा गलीचा होगा वो 14 स्क्वायर मीटर का होगा या 14 वर्ग मीटर का होगा। और 8वां सवाल इसी पर आधारित है। ठीक 8वां सवाल हमारा इसी पर है। वहां पर कमरे की और गलीचे की माप अलग अलग दी गई है। तो अगर कमरे और गलीचे की माप अलग अलग दी गई है तो चलिए, ये गलीचे का क्षेत्रफल हो गया और ये गलीचे का भी क्षेत्रफल है, यही हमारे कमरे का भी क्षेत्रफल है। लेकिन जो हमारा 7वां सवाल है, हम उसी को हल करना सीख लेते हैं। यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। 7वें सवाल के सहारे हम 8वें सवाल पर, ये हमारा अगर इतने वर्ग मीटर का गलीचा होगा तो पूरा ढक जाएगा। आगे हम जो हमारा 8वां सवाल है वहां पर हमें थोड़ा ध्यान देना है। इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं इतने से, और थोड़ा माप बदल जाएगी और सब कुछ सेम ही है। अब ध्यान देना हमें यह है कि हमारे में क्या, एक तो लंबाई बदलेगी और दूसरा चौड़ाई बदलेगी। लंबाई यहाँ 5 मीटर है और चौड़ाई यहाँ 4 मीटर है। तुम्हारे 7वें प्रश्न में गलीचे का क्षेत्र माप नहीं दिया गया था, यहाँ गलीचे की माप भी दे दी गई है। गलीचे की माप वो लिख रहा है 3 मीटर और ये वर्गाकार है। गलीचे की माप जो तुम्हारी है ये वर्गाकार है। इस क्रम में हमें हल करना। जैसे बेटा ये 5 मीटर का चौड़ाई और 5 मीटर लंबाई 4 मीटर चौड़ाई का कमरा है और गलीचे की माप 3 वर्ग मीटर है। अगर ऐसा है तो हमें ध्यान देना यह है कि इस स्थिति में हमारा गलीचा पूरे कमरे को कवर नहीं करेगा, कुछ जगह छूटेगी। तो ये कह रहा उस छूटे हुए जगह का क्षेत्रफल बताइए। चलिए हम लोग यहाँ एक ऐसे चित्र बना लेते हैं। माना कि ये हमारा कमरा है जो 5 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है। यहाँ पर इस क्रम से 3 वर्ग मीटर का गलीचा बिछाया गया है। देखो ये
3 वर्ग मीटर का गलीचा बिछाया गया है, जिसकी माप 3 मीटर है गलीचे की। ये है, ये 3 मीटर है। ये अभी हम ध्यान, ये हमारी जगह यहाँ पर छूटी हुई है, इस पर हमारा गलीचा नहीं बिछा हुआ है। तो क्या कितना भाग है जो गलीचे से खाली है? तो हम पहले अपने इस कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद इस गलीचे, जो हमारा ये गलीचा है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका भी हमें अंतर निकालना पड़ेगा। तो नंबर 1, यहाँ हम ये देखते हैं कमरे का क्षेत्रफल 5 × 4 मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा 20 मीटर स्क्वायर। ये गलीचा हमारा वर्गाकार है, तो गलीचे का क्षेत्रफल के लिए हम वर्ग का सूत्र प्रयोग करेंगे। गलीचे का क्षेत्रफल बराबर भुजाघात 2, ये होता है। तो 3/2 मीटर का वर्ग और 3 त्रिका 9 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमने क्या देखा कि हमारे कमरे का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर है और गलीचे का क्षेत्रफल 9 मीटर स्क्वायर है। कितने भाग पर गलीचा नहीं बिछा है? हम यहाँ लिख सकते हैं इस क्रम में, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष का अर्थ है जहां पर गलीचा नहीं है, शेष भाग का क्षेत्रफल ये होगा बराबर कमरे का क्षेत्रफल ऋण गलीचे का क्षेत्रफल। इस कमरे के क्षेत्रफल से गलीचे को हम हटा देते हैं लिख करके। यहाँ लिख सकते हैं कमरे का क्षेत्रफल ऋण गलीचे का क्षेत्रफल, गलीचे का क्षेत्रफल। चल लिख लिया। और इस प्रकार हम अपने प्रश्नों में इन्हें इस प्रकार दिखा सकते हैं। कमरे का क्षेत्रफल बराबर गलीचे का क्षेत्रफल। और इस प्रकार अभी हम क्या लिखते हैं, यहां से लिख लेते हैं कमरे का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर, गलीचे का क्षेत्रफल 9 मीटर स्क्वायर। और जब घटा देंगे तब हम ये पाएंगे कि हमारे 11 मीटर स्क्वायर पर गलीचे का आवरण नहीं लगा है, इतने भाग पर गलीचा नहीं बिछाया गया है, जो कि खाली जगह है। जैसे कभी कभी हम लोग देख भी लेते हैं कि घरों में किसी विशेष प्रयोजनों में एक विशेष भाग में कुछ आकृतियां बनाई जाती हैं, रंगोली बनाई जाती है या चटाई बिछाई जाती है, गलीचे कुछ भी बिछाए जाते हैं, तो हमारी पूरी एरिया कवर नहीं होती है, तो हमारा पूरा क्षेत्रफल कवर नहीं होता है। तो शेष भाग के लिए हम इस प्रकार गणना कर लेते हैं। संपूर्ण भाग में से उस कवर भाग को घटा देने के बाद हमारे लिए शेष भाग की गणना आ जाती है। और जब हम अपने अगले प्रश्न के लिए तैयार होते हैं, ऐसा ही तुम्हारा 9वां प्रश्न भी है बेटा। 5 मीटर लंबाई 4 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार 5 क्यारी बनाई गई। भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तुम्हारा ठीक इसी पर है। यहाँ ये वर्गाकार क्यारी है, एक क्यारी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1 वर्ग मीटर गुणा कर लोगे तो, और 5 क्यारियां हैं, तो 5 क्यारियों से हम इनकी संख्या निकाल लेंगे और फिर शेष भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे कि हमारा शेष भाग क्या है। इसका प्रयास करना। हम लोगों ने अपना 9 तक प्रश्न पढ़ा है, अभी 10, 11, 12 इतना ही है।
ये जो 8-9 प्रश्न तक हमें अभ्यास कर लेना है। इसके आगे जो है हम अपने अभ्यास को कल पूर्ण करेंगे।